आज की इस कहानी का नाम है किस्मत। नीलम जल्दी से सारा सामान बटोर लो, कल घर चलना है। पर काहे को? हम यहाँ ठीक हैं, हमें नहीं जाना कहीं। तुमसे पूछा है क्या? चलना है तो बस चलना है। कल सभी लोग सवेरे सवेरे चल देंगे। कोई भी साधन मिलेगा उसी से चल देंगे। खाना खिलाने के बाद नीलम ने फिर पूछा, क्या जानना जरूरी है? मोदी जी ने कहा कि बस थोड़े दिन की बात है और सरकार खाने पीने का इंतजाम करेगी ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब पूरे साल में कोई ना होगा तो सरकार भी इधर ना आएगी। तुमको भूखे मरना है तो मरो। हम अपने बच्चे को लेकर घर जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं। देखो, तुम गुस्सा मत हो। हमने हर महीने कुछ न कुछ बचा कर रखा है, उसी से काम चला लेंगे। फिर वही रट। मैं कह दे रहा हूँ, जो सामान बटोर सकती है बटोर ले। आज रात का टाइम है। जो रुपया पैसा छिपा कर रखी है सब खोज खाज कर संभाल कर रख ले। बहुत बड़ी मुसीबत आई है, सबकी नौकरी खतरे में है। अब अपने जमीन का ही भरोसा है। नीतिका ने सुना तो इठलाती हुई पापा के कंधे पर चढ़ गई और पूछने लगी, पापा हम दादी के घर जा रहे हैं क्या? हाँ ननकी, पर कब? कल सवेरे सवेरे। ननकी खुश होकर भाई के पास दौड़ी दौड़ी गई और उसे गोद में उठाते हुए नाच गाने लगी। दादा के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। पूरी रात नीलम सो नहीं सकी। उठ उठ कर रुपया पैसा खोजती रही और गिनती रही। कुल 15,000 रुपए निकले। उसकी खुशी का ठिकाना ही न था। सोच रही थी, कल जब राजेश को बताऊंगी कि मेरे पास 15,000 रुपए हैं तब कितना खुश होगा। उसकी नज़र में मेरे लिए प्यार और बढ़ जाएगा। वैसे वह प्यार तो खूब करता। चाल की औरतें इस बात से ईर्ष्या भी करती हैं। अपने अपने पतियों को राजेश का उदाहरण भी देती है। शायद सास को पहले दिन से ही यह बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए बात बात पर नीलम पर नाराज होने लगी थी। एक दिन वह रो रही थी कि तभी राजेश आ गया और नीलम को रोता देख अम्मा पर बरस पड़ा। अम्मा कब चुप रहने वाली थी। अपने बेटे के मुंह से एक दूसरी औरत की तारीफ सुनकर अम्मा ने रणचड्डी का रूप धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप पूरी रात नीलम रोती रही। वह कभी भी नहीं चाहती थी कि माँ बेटे में अनबन हो और उसका दोष उसके माथे पर। शायद विधाता को यही पसंद था। अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर राजेश गुड़गांव आ गया और तब से कभी भी घर नहीं गया। जब ननकी हुई तो अम्मा नीलम को संभालने आई थी, पर लड़की का जन्म उन्हें अंदर तक दुखी कर गया था, जो वे छिपा नहीं पाई और जल्दी ही वापस चली गई। बाबू की चिट्ठी आती थी, पर उसमें नीलम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता था। शायद अम्मा और बाबू ने नीलम को माफ़ नहीं किया था। जब बेटा जन्मा तब जरूर अम्मा ने अपना प्यार नीलम पर बरसाया था और राजेश से कहा, बहू को घर भेज दे, वहाँ अच्छी देखभाल हो जाएगी। घर में गाय है, दूध मलाई खाएगा तो शहर जल्दी ठीक हो जाएगा। पर ना जाने क्यों वह नीलम को नहीं भेज पाया और अम्मा दोबारा नाराज होकर चली गई। सामान समेटते समेटते तथा कल की असंभावनाओं का याद करते करते नीलम को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। हड़बड़ाकर उठी, यह सोचकर कि सुबह हो गई है। बाहर निकलकर देखा तो अभी सुबह के 4 बजे थे। यह सोचकर कि अब सोने से क्या फ़ायदा, कुछ रास्ते के लिए बना लेते हैं। वह खाना बनाने लगी। राजेश भी उठकर सामान समेटने में मदद करने लगा। जल्दी जल्दी दोनों ने सामान बांधा, बच्चे को जगाकर नहलाया और फिर खा पीकर निकल पड़े। अनिश्चित यात्रा पर चाल से बाहर आकर देखा तो भीड़ का सैलाब था। राजेश ने नीलम की तरफ देखते हुए कहा, देखा कोई भी नहीं रुक रहा है और तू गाय जा रही है। मोदी जी ने कहा, बस कुछ दिन की बात है, सारे के सारे पागल है क्या? वह कुछ नहीं बोली।
पर ना जाने क्यों उसका मन उदास था। जब से राजेश ब्याह कर लाया था तब से यही थी। यहाँ की जमीन से अनोखा नाता जुड़ गया था। पीछे मुड़कर देखा, सब कुछ छूट रहा था। दिल में कसक उठ रही थी, कसक की बात उठ रही थी। सारे के सारे पागल है क्या? वह कुछ नहीं बोली, पर न जाने क्यों उसका मन उदास था। जब से राजेश ब्याह कर लाया था तब से यही थी। यहाँ की जमीन से अनोखा नाता जुड़ गया था। पीछे मुड़कर देखा, सब कुछ छूट रहा था। दिल में कसक उठ रही थी, पर सब जा रहे थे इसलिए जाना था। लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे पर कोई सवारी नहीं आई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। पहले कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ आसपास इतने लोग रहते हैं। अचानक उसे याद आया, मेरे अम्मा की दी हुई पायल और करधनी तो पैंट के डिब्बे में छिपाकर रखी थी। वह तो रखना भूल गई। उसने राजेश से कहा, 1 मिनट, तुम बच्चे को संभालो, घर में जरूरी सामान छूट गया है। मैं अभी आई। अब जो छूट गया उसे गोली मारो और चलो। नहीं नहीं, ऐसे थोड़े छोड़ सकते हैं। तुम संभालो बच्चे को, मैं दौड़ते हुए आ जाऊंगी और दौड़ते हुए वापस आ जाऊंगी। जैसे ही वह 4 कदम पीछे की ओर मुड़ी की ननकी चीखते हुए आ चिपकी। उसे देखकर मुन्ना भी रोने लगा। वह वापस आ गई और दोनों बच्चे को साथ लेकर लगभग दौड़ती हुई घर पहुंच गई। डिब्बे में से सामान निकाला और एक पुराने कपड़े में बांध कर वापस आ गई। अरे यह क्या है? वहां सन्नाटा पसरा था। कोई नहीं था, उसका पति राजेश भी नहीं। उसका सिर घूम गया। अब क्या करे? अपना बटुआ भी उसने राजेश को पकड़ा दिया था। उसे बटुए में एक कागज में सरपंच चाचा का, अपने मायका का और राजेश का नंबर लिख कर रखे थे। अब फोन करे तो कैसे करे? खड़ी खड़ी उस घड़ी को कोसती रही। जब उसने घर जाकर सामान लाने का निर्णय लिया था, राजेश पर भी गुस्सा आ रहा था। ऐसी क्या बेचैनी थी जो सबको छोड़कर चला गया। रोते रोते वही बैठ गई। ननकी ने पूछा, मम्मी रोती काहे को हो? अभी पापा आ जाएंगे और हम सभी दादा के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। नीलम को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। राजेश ने उसे जानकर नहीं छोड़ा होगा, यही विश्वास उसके जीने का सहारा था। तभी ननकी भाई से बचकर दौड़ते दौड़ते आई और मम्मी से चिपक कर गाने लगी, दादा के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। नीलम ने झापड़ जड़ते हुए कहा, चुप हो जा खबरदार। जब दोबारा गाया, थोड़ी देर में उधर से ट्रक निकला। उसमें लोग घुसे थे। ट्रक वाले ने रोका। ऊपर से एक औरत ने आवाज लगाई, आ जाओ, हम सब आनंद विहार जा रहे हैं, चलो तुम्हें भी ले चलते हैं। हमें आनंद विहार नहीं, भरौठा गांव, जिला बलिया जाना है। अरे तो अब सब लोग वही इकट्ठा हो रहे हैं, वही से आगे जाएंगे। चलो जल्दी आ जा, हमें अपने पति का इंतजार है। कहाँ गया है? यही छोड़कर हम घर से कुछ लेने गए थे, आकर देखा तो नहीं था। ढूंढते ढूंढते आ गया। अरे कोई ना आने पाएगा, चलो वह भी वही होगा, वही ढूंढ लेना। कब तक बैठी रहोगी अकेले? पता नहीं और गाड़ी आए या ना आए। अभी वह सोच रही थी कि उस औरत ने नीचे उतरकर उसकी लड़की को ट्रक पर चढ़ा दिया और उसका वो बच्चों का हाथ भी खींचकर ट्रक पर चढ़ा लिया। नीलम की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने गलत किया या सही। बस अपने अपने आप को विधाता के हाथ छोड़ चली जा रही थी। आनंद विहार पहुंचकर वहां भी भीड़ देखकर उसका माथा ही घूम गया। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग ना हो, पानी का सैलाब हो। ऐसी भीड़ में कहाँ वह राजेश को ढूंढे। आंखों के आगे अंधेरे छा गया। वह सोचने लगी, विधाता क्या भाग्य में लिखा है। अब क्या करूं, आगे कुआं है और पीछे खाई। तभी जोर का धक्का लगा और वह गिरते गिरते बची। एक तरफ बेटे को गोद में लिए तथा दूसरी हाथ से ननकी को पकड़े पकड़े पीछे की तरफ चलती चली गई। किसी भी हाल में वह अपने बच्चे की पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहती थी।
किसी तरह रात काटी। मम्मी भूख लगी। अचानक ननकी ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर उसे होश आया कि दोपहर भी बीतने को हो गई है। पास में एक नया पैसा नहीं है, खिलाए तो क्या खिलाए। तभी बगल में खाना खाते परिवार ने पूरी में सब्जी दबाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ननकी ने कहा, एक ठो नहीं 3 ठो चाहिए, एक मम्मी के लिए, एक भाई के और एक मेरे लिए। नीलम ने ननकी का मुंह दबा दिया। परिवार ने एक पूरी ननकी को दूसरी उसके भाई को पकड़ाकर जल्दी से वहां से खसका गया। अचानक शोर उठा, बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई। जब तक नीलम कुछ समझती तब तक भीड़ का ऐसा सैलाब आया कि बेटा हाथ से छूट गया। वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि एक और सैलाब आया और ननकी का भी हाथ छूट गया। वह गिर पड़ी। उसके कान में ननकी की आवाज़ पड़ी, अम्मा। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी का पैर उसके ऊपर पड़ा और फिर लोग उसके ऊपर चढ़कर ऐसे भाग रहे थे मानो कोई जीव नहीं बल्कि सामान पड़ा हो। नीलम के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह उठने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर लोगों के पैरों के लगातार प्रहार से शरीर कुचलता गया। 2-4 घड़ी ही होश में उड़ रही थी। उसके बाद कुछ याद नहीं। जब तक होश में थी तब तक ननकी और मुन्ना के साथ साथ राजेश का चेहरा याद आता रहा। होठ बुदबुदा उठे, ना की मुन्ना। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करें।